Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. Last attempt selection. But let's have a brief, I will say, look back, or I will say just go back in your history of UPSC. यस So 1 to 6 attempts, क्या जर्नी रही यार? ओके सर। सर मतलब शुरू में क्योंकि जैसे मैं जॉब कर रहा था अपना प्राइवेट में कॉलेज के बाद, तो तब मेरा मन था कि गवर्नमेंट में करूं। बट ये था कि दिल्ली में रहूं, क्योंकि शुरू से दिल्ली में रहूं तो थोड़ा सा मतलब एक तरह से मतलब मुझे पता था कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस है ना। तो वही मैंने इसलिए एसएससी दे दिया था, है ना। तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम जॉब कर रहा था, मेरी काफ़ी इंटरेक्शंस सीनियर जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते थे उनसे होती थी। तो वो कहते थे अनुराग आपके पास कैलिबर तो है, तो आप कर क्यों नहीं रहे हो। मतलब बचपन में ही मुझे पता था कि अच्छी जॉब है, एट द बैक ऑफ द माइंड होता था। बट सर मतलब वही था, मतलब बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि कोई फैमिली में है नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, सब फ्रेंड्स फॉरेन में है या फिर इधर उधर सेटल हो रखे हैं प्राइवेट में। तो कोई था नहीं आसपास, है ना। तो बट मतलब मैं दे रहा था फिर भी अटेम्प्ट। एक दो अटेम्प्ट मुझे लगा मैंने एसएससी का पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, करंट अफेयर्स जाके देख दे देते हैं। तो पहले दो अटेम्प्ट तो सर मतलब यही फिगर आउट करने में कि जाके दे देते हैं, घर वालों ने भी कहा कि दे दो बेटा, पढ़ा हुआ है आपने। तो सर मतलब बट ये एक मोटिवेशन रहती थी कि मेरा सी सैट क्लियर हो जाता था, एंड नंबर भी ठीक ठाक मतलब क्लोज आ जाते थे अराउंड। ऐसा भी नहीं कि एक दो नंबर या 10 नंबर आ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक 60 70 या 80 उतने रेंज में। तो जब आगे के भी अटेम्प्ट में मैं करता था ना, तो मेरे पास ये मोटिवेशन थी कि उस टाइम आपने थोड़ा सा ही पढ़ा था, तो तब भी यू वर गेटिंग ठीक ठाक मार्क्स, डिसेंट मार्क्स। तो अब अगर और मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। तो थर्ड में ना मैंने मतलब मैंने सुना था कई टॉपर्स के, मैंने टॉक सुने, वो कहते थे कि 3 4 महीने में निकल जाता है। तो मैंने सोचा तीन मतलब ऑफिस में मैंने अप्लाई करी छुट्टी, मतलब 2 3 महीने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो होती है। तो मतलब मैंने सोचा कि पूरी मैंने जान तो लगाई थी उस टाइम, क्योंकि प्रीलिम्स का मैंने सोचा था कि करेंगे, पूरी अच्छे से मेहनत करी थी। बट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है फिर मेरे को बाय फोर्थ अटेम्प्ट ना मुझे समझ आया था, मेरी जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था तब मैंने गाइडेंस लेनी शुरू करी थी आपके साथ, है ना। एंड एक अपना पुनीत सर, अब उन्होंने आप दोनों ने मेरे को बहुत ज्यादा गाइड करा, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका। सर मुझे क्योंकि लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है यूपीएससी की, वो समझ नहीं आता था कि क्या है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, हमें लगता था कि रात में पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नोट्स पढ़ के निकाल लेते हैं, तो एक बार प्रीलिम्स हो गया तो मेंस भी फोड़ देंगे और इंटरव्यू देख लेंगे, क्योंकि जॉब करी हुई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है। ये लगता था, बट ऐसा नहीं होता सर। यहाँ ना 1 ईयर की 1.5 ईयर की यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन, जिसके पास मान लीजिए अगर आपका पूरी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं इतनी देर में ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, इतने में ऐसे करूंगा, क्योंकि सब बच्चे एक प्लान बना के चलते हैं जिनका क्लियर होता है। बिना प्लान के तो आप बस ऐसे ही बस चले जा रहे हो, यू डोंट नो विच डेस्टिनेशन यू हैव टू रीच। तो सर ये एक आई थिंक आपका बहुत ज्यादा रोल रहा था। तो फोर्थ अटेम्प्ट, बाय द फोर्थ अटेम्प्ट मतलब आई वाज क्वाइट क्लोज, तो वहाँ पे इंटरव्यू। एंड सर फिफ्थ अटेम्प्ट में मतलब मैं थोड़ा कुछ अपने पर्सनल इशू थे उस वजह से नहीं कर पाया फोकस। बाय सिक्स्थ अटेम्प्ट सर मतलब आई वाज वेरी वेरी डेडिकेटेड, और सब कुछ पूरा अच्छे से किया। प्रीलिम्स के लिए भी जितना करना होता है पूरा 1 1.5 साल पूरी मैंने मेहनत करी कि फिर 3 महीने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन, एंड फिर मेंस के बाद आपका आपसे डिस्कशन, और जो जो मेरा प्लान था उसमें मैं स्टिक करके चला, और वैसा हो गया सर, गॉड ग्रेस। चलो, तो फिर 6 अटेम्प्ट में थोड़ा डीपर डगिंग करते हैं, क्योंकि उसने रिजल्ट दिया है हमें, यस सर, है ना? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स में व्हाट वन शुड नॉट डू, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के फेलियर्स भी देखा और अच्छे खासे देखे हैं यस सर। 6 अटेम्प्ट में, है ना? एंड क्लियर भी किया है, तो अच्छा क्लियर किया है। तो यस आई विल आस्क की व्हाट नॉट टू डू पहले। सर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉट रन आफ्टर मेनी रिसोर्सेज। तो एक आपने जब सोर्स अपना फाइनलाइज कर लिया ना, यू हैव टू स्टिक विद इट, चाहे आपको भगवान भी आके बोल दे, कोई भी आके बोल दे कि ये बदल लो। तो आपने अगर पूरे साल उसको पढ़ा है ना, एक स्टैंडर्ड सोर्स आपने पढ़ा है, तो उसी को ही बार बार रिवाइज करना इज द की। मतलब एक ही मेरे को समझ आ गया कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हो वहाँ पे, है ना, आप अगर नया रिसोर्स कर रहे हो। दूसरा सर, करंट अफेयर्स पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। मतलब मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं वो वाले क्वेश्चन कर लें, या कुछ वो वाले क्वेश्चन इजी होते हैं तो निकल जाएंगे। बट सर वहां पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करना होता। सिर्फ आप पूरे साल अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई एक करंट अफेयर का कंपाइलेशन, दैट्स इट, ताकि और बच्चा जो कर रहा है एटलीस्ट आप उतना तो कर पा रहे हैं। और सर तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज ना करना। मतलब वो भी मुझे लगता है कि शुरू के अटेम्प्ट्स में मेरा ये भी फॉल्ट था कि मैंने नहीं करा था। तो वो भी सर एनालाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें यू गेट इन टू द हेड ऑफ द क्वेश्चन सेटर की व्हाट काइंड ऑफ व्हाट वे दे आर थिंकिंग, है ना, और किस पे उनका ज्यादा फोकस है। तो सर आई थिंक वहाँ पे, और सर चौथा एक ये है
कि आप सिर्फ मॉक्स एंड मॉक्स बस देते जा रहे हो, वो लॉजिकल नहीं है। रदर किस तरह से एनालाइज करना है सर, वो भी हमें समझ नहीं आता बहुत बार। हमें लगता है दे आए मतलब हमने बहुत मतलब कर लिया, अपना अचीव कर लिया, बट ऐसा नहीं, उसको एनालाइज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। एंड सर चौथा जो मुझे लगता है बच्चों को, काफी बच्चों को अभी रियलाइज हो रहा होगा कि सीसैट को इग्नोर करना मतलब इज वेरी डेट्रीमेंटल उसको, क्योंकि इस बार भी आपने देखा है कि जैसे क्यों इतनी कट ऑफ नीचे गई है, बिकॉज ऑफ सीसैट, है ना, एक वन ऑफ द प्राइमरी कॉज। तो सर सीसैट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये पांचवा हो गया। एंड सर छठा यही बोलूंगा कि सर कॉन्फिडेंस पूरा रखना चाहिए, मतलब आपको अपनी एबिलिटीज पे, वो ऐसे कभी डीमोटिवेट होना और इधर उधर फ्रेंड्स के चक्कर में या फिर मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो बैड कंपनी में वहां पे टाइम वेस्ट ना करना और खुद के साथ धोखा ना करना जी कुछ। फेयर एनफ। सो आपने एक पॉइंट बोला दैट यू हैव टू एनालाइज योर पेपर्स, मॉक यस सर। पेपर्स। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी व्हाइल डूइंग द एनालिसिस? यस सर। सो सर पहले तो एक टेस्ट टेकिंग का आपने मेरे को शेयर किया था, मैं वो भी बताना चाहूंगा क्योंकि प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर। तो सर कभी भी टेस्ट ना इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव होता है उसको आप 3 राउंड में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है जिसमें आप 100% श्योर है, ठीक है। एंड देन सेकंड होता है जिसमें आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। और थर्ड होता है जिसमें आप मतलब मान लीजिए एक भी ऑप्शन अपने किसी कुछ नॉलेज लगा के एलिमिनेट कर लिया। तो सर आजकल इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पेपर भी कैसा रैंडम सा आ रहा है, तो आपको करना ही पड़ेंगे मतलब 3 राउंड में पेपर किसी भी हाल में। और इससे सर ये फायदा होता है, यू टेंड टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, कि कितना डिफिकल्ट है और क्या कंपटीशन है। मैं मतलब मुझे अगर डिफिकल्ट लग रहा है जिसने पूरे साल मेहनत करी, तो और बच्चों को भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, मतलब यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट राउंड में आपको समझ आ जाता है वो। ठीक है सर, तो इसका मैं बाद में भी ग्रेजुअली थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे मैं अपना टाइम रखता था सर। और इसको ना मैं 3 पेन यूज करता था, एक तो अपना फर्स्ट राउंड जो मेरा 100% उसमें ब्लैक पेन, सेकेंड में ब्लू पेन, थर्ड में ग्रीन पेन यूज करता था। इससे सर एनालिसिस काफी आसान हो जाता है। मैंने एक शीट प्रिपेयर करी थी जिसके अंदर मैं लिखता था कि 100% या मतलब जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है, उसमें मतलब मेरे कितने करेक्ट हैं। इधर एक कॉलम में कहता था करेक्ट, इनकरेक्ट, और उसी को ही मैं फिर देखता था कि मेरी कितनी एक्यूरेसी है। मैं जो जो मेरा फर्स्ट राउंड है उसमें सर बिल्कुल ठीक होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे वो स्टैटिक क्वेश्चन आप कर रहे हो और कोई बच्चा वो गलत नहीं करता जो सीरियस होता है। तो अगर आप उसमें गलत कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मेरी रिवीजन की कुछ कमी है, या मैं बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे भाग रहा हूँ। ऐसे ही 50% जो आपने करे हैं, तो वहां पे आप ठीक लाइन पे सोच रहे हो शायद, मतलब जो आपको लगता है कि, और उसी को ही आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कट ऑफ क्लियर करने में। तो सर ये एनालिसिस में लिखता था कि मैं कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ, जैसे कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन मेरे ठीक नहीं हो रहे, मतलब वहीं पे मैंने एक तो ये सर क्वांटिटेटिव हो गया कि आपने लिख दिया कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट, साथ में मैंने कॉलम बना रखा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि क्वालिटी। सब्जेक्ट को मेरे को रिवाइज करना है, जैसे कि साइंस एंड टेक में मेरे को करंट देखना है, या फिर इकोनॉमी में मेरे को बेसिक्स देखने हैं। तो ये थोड़ा सा मैं लिख लेता था जिससे मेरे को, हाँ। एंड सर तीसरी चीज और करता था कि सर रेदर देन रीडिंग देयर सॉल्यूशन को, हम मैं पहले करता था कि मैं उसके पूरे पूरे सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, मेरे को 3 घंटे लग जाते थे, मतलब उसको हाईलाइट करना और उसको नोट करना। ऑल्दो वो ठीक है शुरू की स्टेज में, अगर आप चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रेजुअली आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको आप अपने ओरिजिनल सोर्स से रेफर कीजिए, मतलब कि देखो कि इस सोर्स को मैंने पढ़ा था तो वहां से मैं कुछ नॉलेज यहाँ से तो नहीं भूल गया था। तो सर एक ये मुझे लगता है कि एनालिसिस में मैं चीजें करता ओके, सो अनुराग, यहाँ पे अगेन आई विल से स्टिक टू बेसिक्स वाला फॉर्मूला अपनाया आपने हूँ। कि बिल्कुल सर। ओरिजिनल सोर्स पे चले जाना है। अब एक चीज और प्रीलिम्स में मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि यार बहुत ज्यादा इस टाइम फोकस हो रहा है रट्टा वाली चीजों पे, क्योंकि यूपीएससी इज गोइंग फैक्चुअल फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स आई विल से, यस सर। थोड़ा सा फैक्चुअल साइड में वो जा रहा है। यस सर। तो इस चीज को कैसे डील करना है, क्योंकि मैं आपको इसके पीछे कंटेक्स्ट बता देता हूँ। पीपल आर गेटिंग रियली लो स्कोर्स दिस ईयर इन द हम्म। मॉक्स, हम्म। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आपको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ रहा और लिटरली उस माइंडसेट में भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो यस सर। इट इज अ काइंड ऑफ निर्वाणा। हम्म। फेयर इनफ। तो बिल्कुल सर। अब वो जो लो स्कोर आ रहा है, आपका भी आया होगा आई गेस, हाँ तो हाँ सर। कैसे डील किया इन दो चीजों को? एक तो लो स्कोर इन द मॉक्स, सेकंड रट्टा वाली चीज जो थी हमारी टोटल रट्टा पे। यस सर बताऊँ। सर एक तो सर लो स्कोर आता था, मतलब ऐसा होता था कि जैसे कभी मॉक देकर आया एक आधा बार, मेरे को याद है अभ्यास
जैसे विजन का होता है। सो सर उस वो तो बहुत क्लोज ही होता है जब आपने इतनी मेहनत करी होती है, और तब सर उसमें मेरा अराउंड कितना 50 स्कोर आ गया, 50-55। तो मतलब मैं घर में इतनी टेंशन से आया, मैंने मतलब बताया, मैंने कहा पापा इतनी मेहनत करी है पूरे साल। तो मम्मी ने कहा बेटा आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, एक टेस्ट शुड नॉट मतलब आपका वो पूरा कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करना चाहिए, लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, टेक इट एज अ सेटबैक, देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। तो सर मैं ना उसको बस एज अ वही लेता था कि ये गलती हुई है, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ सर, मतलब आप उससे बॉग डाउन मत हो जाओ, मुश्किल होता है तो वहीं पे सर आई थिंक मेंटर का रोल, और वहीं पे आपके पेरेंट्स या कोई अच्छा फ्रेंड है उससे आप डिस्कस करो, तो यू कैन गेट थ्रू दैट, क्योंकि सर प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी ना, तो ठीक है एक टेस्ट खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप गलत जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है अपनी प्रिपरेशन पे कि मैं कर रहा हूँ जो ठीक कर रहा हूँ, एंड इन केस यू हैव टू ट्वीक समथिंग तो थोड़ा बहुत सर ट्वीक कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं उसी वही सेकंड में कि रट्टा आप मारना पड़ रहा है, तो सर अगर मारना पड़ रहा है, सब बच्चे मार रहे हैं तो आपको भी तो मारना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई दो राह नहीं है, मतलब। और उसके लिए सर मेरे भी रट्टे अच्छे नहीं थे बहुत ज्यादा, मेरे को समझ के ही चीजें होती हैं, तो सर आपने ही बोला था कि न्यूमोनिक्स बनाना बहुत हेल्पफुल होता है, कि आप जितना हो सके थोड़ा सा न्यूमोनिक्स बनाएं, और सर सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ना बहुत हेल्पफुल मेरे को रहा था, कि मेरी आदत है, मैं लेट जागता था पहले, कॉलेज के टाइम से बन गई थी, बट सर मैं 4 बजे उठने लगा था, इसीलिए क्योंकि सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम, मम्मी भी बोलती थी तो मेरे घर वाले आके मुझे 4 बजे उठाते थे और मैं 10 बजे सो जाता था सर, तो मतलब बिकॉज सीरियस है एग्जाम, सब बच्चे कर रहे हैं, तो आपको भी उन्हीं की गेम जो रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, सुबह 4 बजे बहुत शांति होती है, कुछ शोर नहीं होता, और 4 से 6 इतना अच्छा रट्टा लगता था ना सर क्या ही बताऊं। तो सर मारना पड़ेगा रट्टा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो करना ही है, और किसी ओके। उसको आप जिस तरह से फन कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड को समझा दो कोई रट्टा मार के, जितना आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, मैं कोशिश करता कि इंटरेस्टिंग बनाऊं उसे। हम्म। अब यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ गई। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब मुजफ्फरनगर में था, आपने बोला सर कॉल चाहिए, और मैं रात को कॉल कर रहा हूँ, तो आपके फादर से बात हुई है कि वो तो सो गया है अभी, तो नेक्स्ट डे हम कनेक्ट किया, और कई बार तो एक दो दिन पूरा मिस भी हुआ है, यस सर, क्योंकि अब यस। समझ में आया कि वो ब्रह्म मुहूर्त की वजह से हुआ हाँ है। सर, फिर वो उस इसीलिए सर, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैराथन आप कह रहे हो ना सर कि इतने लंबी चली गई जर्नी, और मुझे लगता है डिसिप्लिन की वजह से ही आई वाज एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, क्योंकि सर बहुत मोनोटोनस और बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब आप पूरे साल आप सोच रहे हो मैंने एक दिन इतने घंटे की पढ़ाई कर ली, 12 घंटे की, तो मैं अगले दिन ना करूँ, वो आपका ब्रेन होता ही है। लेकिन सर उसी के लिए मैंने क्या करा था, पापा जैसे ऑफिस जाते थे ना, तो मैं उन्हें बोलता था आप मुझे अपने साथ लेके जाओगे मतलब 10 बजे मुझे जाना ही जाना है लाइब्रेरी, ठीक है, तो मेरे को लाइब्रेरी ड्रॉप करते थे, क्योंकि घर में सर अगर आप हो तो मस्ती का माहौल रहता ही है, कब बहन आ गई, कभी कोई आ गया, तो सर मैं इसीलिए लाइब्रेरी भी जाता था, और मैं फोन वोन सर नहीं रखता था जब मैं पढ़ता था, क्योंकि सर मुझे पता है कि एक बार की मेहनत है, अगर आपने खुद के साथ धोखा नहीं करना, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है फोन पे, मुझे नहीं पता और लोग कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो सर इसलिए मैं साइड में रखता था सर उसको। नाइस, फेयर इनफ। सो नाउ इन द रिसोर्सेज साइड, एक बार शॉर्ट शॉर्ट, मतलब पॉलिटी का क्या रिसोर्स रहा, इकोनॉमिक्स का, बहुत कंसाइज में, ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि आई नो कि लिमिटेड रिसोर्स है, तो हो जाएगा। सर तो प्रीलिम्स का बताऊं या अभी मेंस का, हाँ, किसका पहले बताऊं? पहले प्रीलिम्स का, पहले पहले प्रीलिम्स प्रीलिम्स। का, ठीक है। सर तो प्रीलिम्स का सबसे पहले तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आईएफएस का भी, फॉरेस्ट सर्विस का भी उसी से ही होता है कट ऑफ। सो सर अराउंड 20-25 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं, तो आप उसको हम्म। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सर कोई भी एक सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक करनी चाहिए, ठीक है। सर तो मुझे लगता है कि मैं पहले शंकर करी थी, फिर मैंने थोड़ा सा पीएमएफआईएस की तरफ शिफ्ट हुआ था, मुझे लगता है वो बुक काफ़ी अच्छी है पीएमएफआईएस, क्योंकि वो कलरफुल फॉर्मेट में और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। और सर लास्ट अटेम्प्ट में आते आते ना सर एक मैंने अपना संतोष सर का लेवल अप का मॉड्यूल है, जिसके अंदर वो करंट और स्टैटिक दोनों कवर करते हैं, अगर कोई बच्चा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो उसको रेफर कर सकता है, मतलब उनका मॉड्यूल अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए। सर वो क्योंकि सब कुछ बहुत वो कहते भी हैं कॉन्फिडेंस से कि आपने ये पढ़ लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सर एक तो वो मैंने किया था, एंड सर सेकेंड उसके अलावा सर एक ना उनका आता है, क्या नाम है उनका, ला एक्सीलेंस के सर मॉड्यूल आते हैं जो रेडी रेकनर होते हैं। सर प्रीलिम से पहले वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि वो शंकर को उन्होंने पूरा कंसाइज करके दे रखा है अराउंड 50-60 पेजेस में, तो आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर पाते हो सेम चीज़ को, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर कर पाते हैं। तो सर ये हो गया। एंड सर इसी में ही तीसरा मतलब एनवायरमेंट में ही, कि मैंने ना एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया था अपना नेशनल पार्क्स का, और जो रामसर और इस तरह से होता है ना सर, उनको मैं बार बार रिवाइज करता था, क्योंकि और उसी चार्ट में ना मैंने इंडिया का मैप बनाया था, और जैसे स्टेट वाइज मैंने लिख लिया था कि यहाँ पे कौन से एनिमल हैं, या फिर ताकि
वो एक पिक्टोरियल आपकी मेमोरी रहे, है ना, कि कौन से एनिमल है यहाँ पे, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी रिवर है। तो सर उस चार्ट को मैं काफी बार रिवाइज करता था, क्योंकि वो क्वेश्चन आते ही है मतलब हर बार, है ना। तो ये तो एनवायरमेंट का हो गया। देन सर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए सर मृणाल सर का ही मैंने रेफर किया था, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। पहले एनसीईआरटी एक बार देखी थी, बट मैं मेन सोर्स बता रहा हूँ कि उसी को ही बेस रखा था। बट सर वो बहुत बल्की हो जाता है, तो सर इसीलिए लास्ट के लिए मैं उसको सिर्फ रेफर के लिए ही रखता था। उसके जो चार्ट्स है मैंने उनको ना फोटोकॉपी करवा लिया था, जो इंपॉर्टेंट उन्होंने कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, उसको फोटोकॉपी करवा लिया था। और ला एक्सीलेंस को मैं अपना लास्ट के कुछ जैसे 1.5 मंथ में बार बार उसको रिवाइज करता था, क्योंकि सर मुझे लगता है रिवीजन से ही आपका एग्जाम निकलता है, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो जहाँ पे सब लोग ठीक कर रहे हैं, है ना सर। तो तीसरा है साइंस एंड टेक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसको बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। सर उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स रेफर करने की कोशिश करी थी, जैसे एक शुरू में रवि अग्निहोत्री या इन सर की कोई बुक आती थी, और एसेंशिया कोई इस तरह की भी आती थी, बड़ी सारी मैं रेफर करने की कोशिश करी, बट आई थिंक कोई अच्छा सोर्स नहीं था। सो फाइनली सर आई जीरोड ऑन संतोष सर। सर मुझे लगता है वो भी लेवल अप के बेस्ट हैं अभी तक जितने मैंने देखा है, एज पर माय लिमिटेड नॉलेज सर। तो वो क्योंकि आपका करंट और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको कवर करते हैं, तो सर वो बच्चे रेफर कर सकते हैं, और वो काफ़ी उसमें से क्वेश्चन आते हैं सर, मतलब मैंने देखा था, है ना। वहाँ पे आपको एज मिल सकती है। और सर उसके अलावा पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत ही है जो सब बच्चे रेफर करते हैं, और एक 11th क्लास की एनसीईआरटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिक्स आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो मैं उसको भी क्विकली एक बार गो थ्रू करता था, फ्लिप कर लेता था, क्योंकि मैं उसको हाईलाइटेड पोर्शन देख लेता था और थोड़ा सा जो मैंने साइड में स्क्रिबल डाउन कर रखा है। और सर उसी की भी लाइक सिलेंस की रेडी रेकनर, वो भी बहुत अच्छा है सर, मतलब अराउंड 50-60 पेजेस छोटे छोटे में कंसाइज करके बता रखा है। देन सर मिडीवल, मैं एंशियंट एंड मिडीवल का बता देता हूँ, क्योंकि सर उसमें से कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मतलब आजकल अजीब से आ जाते हैं। तो सर एक मैंने विजन की ना क्लास देख ली थी उसकी, है ना, वो अराउंड 8 to 10 क्लासेस थी, मतलब यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो वो मैंने क्विकली देख ली थी, तो मेरे पास थोड़े से पेजेस में अपने नोट्स थे, वो रेफर करता था। और एक 11th क्लास की तमिलनाडु की जो वो है ना एनसीईआरटी, बस यही थे सर मेरे सोर्स। और सर उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आर्ट मैं एंड विजन का जो सर के एक लेक्चर थे थोड़े से, वो मैंने देख लिया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मोटे मोटे चैप्टर कवर कर लिए थे। और सर इसमें भी ला एक्सेलेंस का अच्छा है, मुझे लगता है कि वो लास्ट के कुछ डेज में आप उसमें से आप देख सकते हो। तो और कौन सा बचा, आई थिंक ऑलमोस्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी। रहेगा। हाँ ज्योग्राफी सर, जो राज तनिल मैम के लेक्चर्स हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। सो सर मैंने उनको क्या करा हुआ था, उसके मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा था, और उसी को मैं बस फ्लिप करता था कुछ दिन पहले ना, मतलब सिर्फ एक बार देख लेता था, और सर उसने मेरे को हेल्प कर ये सर। फिर तो जितना मुझे समझ में आया आपकी स्ट्रेटेजी से, यू वुड लाइक कि एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, और यस सर। ये भी ऑलमोस्ट फिक्स है कि आप भूल जाओगे उनको। हम्म। तो कहीं से कंसाइज में वो वर्ड्स दिख जाए जिनको देख के खुद को गाली दे सको कि तू ये भूल गया है। यस सर, एग्जैक्टली सर, मतलब वही है ना कि आप पूरी बुक पेपर से एक दिन पहले आप मृणाल सर की अगर कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही मतलब अजीब हो जाएगा, उसके नोट्स बना हम्म। लॉजिकल नहीं है। तो सर जहां से भी आप क्विकली अगर देख सको ना, आप देखा होता है तो आपका माइंड भी, आपने कीवर्ड्स अगर याद किए हुए हैं तो वो कर पाता है, क्विकली रिमाइंड कर एग्जैक्ट। पाता है। तो या तो आप अपने नोट्स बना लो, बहुत अच्छी बात है, मुझे आलस आता था। मेंस के मैंने बनाए थे, लेकिन प्रीलिम्स के मैंने जो जितना जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बना रखे थे। फिर चलो, तो लेट्स मूव टू नाउ मेंस, एज यू सेड मेंस। ठीक है, जैसा। प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस आया। ठीक है, अब मेंस की तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने में नहीं होती। नहीं सर। कभी भी मेंस की तैयारी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप है उसमें नहीं होती है, नो उसकी सर। तैयारी पहले होती है। तो आई वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन इन 2 phases, कि मेंस से पहले मेंस की तैयारी कैसे की और फिर उन 3 महीने में क्या किया। ओके सर। ओके सर, फेयर एनफ, यू आर राइट कि मेंस की तैयारी उन 3 महीने में आप सिर्फ फिगर आउट करने में ही ये कर लेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए। सर वो नहीं होता। तो इसीलिए सर ये तो मतलब क्योंकि आपके टच में था मैं और पुनीत सर के टच में था, तो मेरा प्लान हमेशा यही रहता था कि जैसे अगर मान लीजिए आप जून से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल इस साल के जून से भी स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जून में अगर पेपर है, तो आपको
टिल दिसंबर ना कोशिश करना कि एटलीस्ट आपके मोटे मोटे चैप्टर्स के नोट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन ना अगर आपने करी हुई है तो वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने चीज़ों को एनालाइज करना आ जाता है आपको कि पॉजिटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा। आप थोड़ा सा डीप जाके पढ़ते हो रेदर देन सिर्फ ऊपर ऊपर एक लेवल पे, वो नहीं होता है ना। जो मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में हमारा रट्टा मारने पे ज्यादा फोकस रहता है, बट वहां पे थोड़ा सा एनालिटिकल बेंट आपका बन जाता है ना। तो सर मेंस की प्रिपरेशन का मेरा यही था कि जैसे मैंने अपना फेजेस में कर रखा था। शुरू में मेरा कोशिश रहती थी कि मैं एनसीईआरटी और जो मेरी बेसिक बुक्स है ना उनको मैं 3.5 मंथ्स में एटलीस्ट निपटाने की कोशिश करूँ। मैंने उनको रीड कर लिया, और साथ साथ उन्हीं के ही जो मैं जैसे मान लीजिए कुछ ओवरलैप करते हैं सब्जेक्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया एंड इकोनॉमी हो गया, या ज्योग्राफी हिस्ट्री, इनके भी मैं नोट्स कोशिश करता था कि अगर मैं नोट्स तो बना लूँ, जैसे क्योंकि मेंस में एक क्वालिटी है, दे हैव लिस्टेड डाउन सिलेबस इन अ वेरी वेरी नाइस फॉर्मेट है ना। तो आपके पास हर जो उन्होंने वर्ड दे रखे हैं ना उसके ऊपर एटलीस्ट 1 to 2 पेज का होना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक क्या है सर, क्योंकि आपके पास ना ज्यादा बीच में गैप नहीं होता। जैसे मैंने दिए मेंस तो मुझे पता है कि कुछ जैसे बहुत ही इमीडिएटली और टाइम सिर्फ आप फ्लिप कर सकते हो। अगर आपके पास अपने नोट्स होते हैं ना तो सर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, आप उस समय कंफ्यूज नहीं रहोगे, ये बहुत हेल्प हो जाती है ना सर। तो मैं ये कर रहा था कि वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर लेता था, है ना, इन इन 3.5 मंथ्स में, जब मैं अपनी बेसिक बुक्स पढ़ रहा हूँ, है ना। मतलब जो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और सर इसी के अंदर मैंने अपनी रेगुलरिटी बनाने के लिए ना डेली आंसर राइटिंग एक ज्वाइन करा था। ठीक है सर, पहले तो मैं आपके एसओएमपी के साथ ही मतलब, और जो उत्कर्ष सर आपके साथ जुड़ा हुआ था, और सर ग्रेजुअली शून्य आईएएस का मैंने एक ले लिया था, जो जीएस का सब्जेक्ट वाइज लेते हैं कि जैसे पहले पॉलिटी का, फिर एक एक करके उस तरह से। तो सर जब मेरे ये 3 महीने हो गए, फिर उसके बाद सर मेरा ऑप्शनल पे भी फोकस रहता था कि एटलीस्ट मैं 3.5 मंथ्स अब ऑप्शनल पे फोकस करूं, है ना। उसके साथ साथ जो सर थोड़े से पेरिफेरल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका आईआर हो गया, है ना, या फिर एथिक्स जो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, वो भी कोशिश रहती थी कि जैन मिड तक, एटलीस्ट जैन जैन मिड या जैन एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शनल के आपके एटलीस्ट पेपर 1 के नोट्स तो होने ही होने चाहिए। पेपर 2 क्योंकि आप कोई अगर एक सोर्स, मेरे ये था कि मैंने अपना बुक से ही उसको देख लिया था क्योंकि टाइम का रहता था, और जो थोड़ा बहुत करना है। तो सर ये ना आपके पास क्या हो गया इस चीज से कि आपने नोट्स अपने प्रिपेयर पहले ही करके रख लिए और अपने सोर्सेज आपने बना के रख लिए। और सर ये इतनी इजी नहीं आता, ये क्या करा था इसके लिए मैंने कि सारे ना सर सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट डाउन करे थे, मतलब कि पेपर 1 में कौन से पेपर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे है ना। और उसका मैंने प्राइमरी सोर्स लिखा और एक सेकेंडरी सोर्स, और एट मैक्स टर्शरी सोर्स मेरा क्या होगा। तो प्राइमरी सोर्स में जो कॉमन बुक है जो मैं पढ़ूंगा, सिर्फ इसी को ही मैं रेफर करूंगा। सेकेंडरी में कुछ मान लीजिए उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तब मैं उसको देखूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैं उसको बहुत ज्यादा अपना दोस्त बना के चला था। ठीक है, कि उसके मैंने देखा आपने कहा था कि थीम्स के बेसिस पे करना होता, तो मेरे को अभी भी याद है कि मैं उस हिसाब से ही करता था। सिर्फ मैं अपने नोट्स के ऊपर ना सर कीवर्ड्स लिख देता था कि मान लीजिए रूल ऑफ लॉ में से कौन से तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोर्ट केसेस पूछ रहे हैं वो, या फिर क्या पूछ रहे हैं, मतलब उसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं या फिर क्लैरिटी पूछ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ऊपर एक मेंशन कर देता था कि इस साल में 15 में ऐसे। तो इससे सर मेरे नोट्स भी उस हिसाब से अलाइंड रहते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। तो सर ये था मेरा, मतलब आपका फेयर इनफ। प्रीलिम्स से पहले का। ठीक है, बट सर एक बार प्रीलिम्स हो गया ना तो आप वेट मत करो रिजल्ट का, ये क्योंकि बहुत मुझे लगता है बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने भी एक अटेम्प्ट में करा था। तो सर वो वेट नहीं करना होता, उसमें आप या तो ऑप्शनल का कोई एक पेपर निपटा लीजिए, या जो आपके कुछ नोट्स नहीं बने हुए हैं ना, मतलब जैसे मान लो ये छोटे मोटे वो होते हैं जैसे सोसाइटी, सोशल जस्टिस, या गवर्नेंस, है ना, आईआर, इनके कहीं से भी आप इकट्ठे कर सकते हो ना। जैसे ओनली आईएएस के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो 20-25 पेजेस में जो चीजों को कर देते हैं, क्योंकि रदर देन आप सब कुछ करो, कुछ चीजें इधर उधर से भी देख लो ना। तो सर मैंने, ऑब्वियसली। हाँ मैंने उनका रेफर किया था। तो सर मतलब वो आप कोशिश करो कि उन 15-20 दिन में ना अपने जो आप एटलीस्ट सोर्सेस लिस्ट डाउन कर लो, और जो नोट्स आपके इनकम्प्लीट हैं या जो आपको पता नहीं है कि मेरे को कहाँ से करना है वो कर लो, और एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लो कि मेरे को कितने टेस्ट देने हैं, बाय कितना मंथ मैं एक जो पूरा सिमुलेशन करूंगा पेपर की, है ना। और वो फिर सर ये आपका रहना चाहिए, मुझे लगता है ये एक होना चाहिए। अब अनुराग यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कि टेस्ट की बात कर दी, क्या कभी टेस्ट से पहले 100% प्रिपरेशन हुई है, या 80% 70% प्रिपरेशन पे भी टेस्ट दिया है?
सर 50% पे भी दे आया हूँ, क्योंकि सर बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब पहले तो माइंड में यही रहता है, ये सबका आई थिंक नॉर्मल है कि पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे तब जाके देंगे, ठीक है, क्योंकि सब सिंसियर बच्चे ही होते हैं यूपीएससी। बट वो सर कभी दिन आएगा ही नहीं, मतलब मुझे लगता है वो मेंस में भी नहीं होता कि जब आपको लगा कि इतना मैं हो गया कि मैं फोड़ के आऊंगा। नहीं सर, वो नहीं होएगा। आपको जिस दिन आपने सोच लिया ना कि जाके देना है, सर उस दिन जबरदस्ती, मैं तो उसके लिए क्या करता था, मैंने पापा को बोल रखा था कि शाम में जैसे ही आप आओगे ना 7 बजे, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहा हूँ, मुझे आप टेस्ट पकड़ा देना, ताकि एटलीस्ट 7 से 10 मैं उस ड्यूरेशन में एक टेस्ट लिख रहा हूँ, जब जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है, मतलब तब की बात कर रहा हूँ। तो सर इससे क्या होगा कि आपको ना अननोन क्वेश्चन या जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है उन क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, वहां पे ये हेल्प होती है। और दूसरा, आप अगले टेस्ट के लिए थोड़ी मेहनत करोगे, आप सोच, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मेरे को बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने, रेदर मेरे पास अगर कीवर्ड बेस्ड नोट्स हो और मैंने हर चीज के कुछ प्रोज कॉन्स एंड कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी हो, तो भी आई कैन एड्रेस दैट क्वेश्चन। मतलब तो सर आप जब टेस्ट देते हो ना, तो आपको यू गेट टू नो कि सब कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड नॉलेज से ही यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, अगर यू आर रिवाइजिंग इट अगेन। तो सर ये था टेस्ट का। वेरी नाइस। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि द 3 मंथ्स, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, बिकॉज आई फ्रेम माय क्वेश्चन सो दैट इट कैन हेल्प मैनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस सर। Okay, so these 3 months, find balance between optional and GS is required, but it is not possible unless you complete your optional beforehand, before prelims, I will say. यस So, what was your strategy for the optionals as well? ओके सर। तो सर अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू टेक बोथ दी सब्जेक्ट्स इन टैंडम, मतलब वो या तो पूरे एक दिन में जीएस भी करेंगे या ऑप्शनल भी करेंगे, बट सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट है। मैं अगर एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता था उसको निपटाऊं, ठीक है सर। तो एंड सर उसको भी मैंने एक फाइन बैलेंस ऐसे किया था कि सर जैसे बीच में जो आपके पास टाइम होता है 20 डेज का, तब मेरी कोशिश थी कि एटलीस्ट, क्योंकि आपका ना ऑप्शनल पेपर 2 छूटा होता है, आपने पेपर 1 का तो फिर भी कर रखा होता है, बट जो पेपर 2 है वो कहीं ना कहीं बैकफुट ले रखा होता है, क्योंकि या तो क्लासेस में भी आपने उस टाइम तक जनवरी फरवरी तक आ जाता है ना, एंड या फिर आपके खुद के भी नोट्स नहीं बने होते। तो सर उस ड्यूरेशन में मेरा पेपर 2, ऑप्शनल का पेपर 2 पे फोकस रहता था, थोड़ा सा कि मैं एटलीस्ट 20 डेज में अपना ऑप्शनल पेपर 2 कर लूँ, और उसके मैंने सर टेस्ट भी ले रखे थे, तो मैं साथ के साथ टेस्ट भी दे देता था, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाए, ठीक है सर। एक बार वो हो गया ना, फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया आपका, और अगर इन केस आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है ना, अगर नहीं हुआ तो भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए एटलीस्ट आपका ऑप्शनल तो हो ही गया ना थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे एक ये बहुत हेल्पफुल चीज़ रहती है। तब सर उसके बाद मैं थोड़ा सा जीएस के ऊपर फोकस शिफ्ट करता था, कि जैसे आपका मैं 2 सब्जेक्ट, जीएस पेपर 1 और पेपर 2, दो मैंने निपटा लिए, मतलब इस तरह से कोशिश रहती थी कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज लगा के एक आइट्रेशन में मैं उनको कोशिश करूं कि मैं निपटा लूं, और उनको भी मैं टाइम डिवाइड करके चलता था कि 3 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है और जाके एक टेस्ट दे देना है, ठीक है, 3 दिन में मुझे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और ये करना है, क्योंकि सर मॉडर्न हिस्ट्री में आप नए नोट्स नहीं पढ़ोगे, रेदर जो आपके प्रीलिम्स के नोट्स हैं उन्हीं को ही रेफर करोगे, है ना, तो उन्हीं को ही आप रिवाइज करके थोड़ा सा जो कुछ डिफरेंट है उसको जाके अपना टेस्ट दे आओ। एंड सर यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, एटलीस्ट जीएस 1 जीएस 2 हो गया, फिर सर मैं ऑप्शनल की तरफ शिफ्ट करता था, ताकि सर मोनोटोनस भी ना रहे ना, और थोड़ा सा अपने ऑप्शनल पेपर 1 का मैं, जैसे मैंने उसको निपटा लिया फिर 20 डेज में, फिर मैं थोड़ा सा जीएस 3 और जीएस 4, क्योंकि सर फिर उस पर फोकस करना जरूरी है। फिर एक एसए पे भी थोड़ा सा, मतलब ऑल्दो ग्रेजुअली मैं बीच बीच में टेस्ट देता रहता था एसए के, ऐसा नहीं कि आपने पूरा इग्नोर किया हुआ, क्योंकि एसए का सर मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैं सुबह उठते ही ना, मतलब एसए के लिए मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो सर आपके पास कोट्स होने चाहिए, एक आपके पास कुछ बुक्स के नाम्स और उनका क्रक्स होना चाहिए, कुछ मूवीज, क्योंकि आप अगर जितना अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग बना सकते हो ना, मेरी ये कोशिश थी कि बोरिंग नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए मैंने मूवीज हर थीम से रिलेटेड, और उसकी क्या, उसकी एक थीम है या क्या मैसेज दे रहा है वो, सर कुछ उसके बाद श्लोक्स, जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था श्लोक भी याद करो, और कुछ मतलब जो भी आप कर सकते हो, और सर पोएम्स भी इस बार मैंने यूज करी थी, तो सर ये मतलब 5-6 चीजें। एंड सर एक और सर, एक अली अब्दाल सर का चैनल है यूट्यूब का, जिसके अंदर वो शॉर्ट्स डालते हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड के, बट अब वो यूट्यूबर बन गए हैं, तो उसके अंदर वो उनकी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, क्योंकि उन्होंने एनेक्डोट्स काफ़ी ज़्यादा कवर किए हुए थे। और सर सातवीं चीज़, मैं एनेक्डोट्स भी पढ़ता था, जैसे कि आप कुछ थोड़ी बहुत महाभारत की स्टोरी या रामायण की स्टोरी, या Hmm. इसी तरह से, मतलब आपसे भी मेरे डिस्कशन हुआ था, आपने कहा एथिक्स में भी यूज़ करो इसको, है ना, और क्या था, और सर एक जेन स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म आती है,
देन बुद्धिज्म, उसकी भी बहुत अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स होते हैं। तो सर मेरा ये कोशिश रहती थी कि बोरिंग बोरिंग ना हो प्रिपरेशन, तो बीच में मैं सुबह का टाइम थोड़ा सा और थोड़ा सा रात का टाइम, जब मुझे लगता था ना कि अब एफिशिएंसी कम हो गई है, तब मैं इस पे फोकस करता था, ताकि एसए की प्रिपरेशन भी पैरेलल में चलती रहे। तो इट विल बी अ लर्निंग फॉर अदर्स, लाइक कंटेंट एनरिचमेंट इज समथिंग दैट यू कैन डू जब तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। जब आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम, आप उनकी वीडियोस देखो ना, मतलब आप थोड़े बहुत नोट्स बनाते चलो। ऐसे ही बहुत सारे चैनल है हम्म। जहाँ पे आपको इस तरह की चीजें, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली फिलोसफी में थोड़ा सा इंप्रूव करना ही पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? जब आप फिलोसफी के कुछ, मैं चैनल्स रिकमेंड कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर भी डाल दूंगा मैंने क्या क्या किया। तो सर आप ये वाली चीजें देखो ना कि बुद्धिज्म में क्या होता है, टाओइज्म में क्या होता है, इन फिलोसफी को आप तोड़, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अच्छा लिखना है, बच्चे भी लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा, है ना? तो सर ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। और ये सर ओके। एथिक्स में भी हेल्प करता है सर, मतलब कहीं ना आपको एथिक्स के हम्म। आंसर एंड आई गेस इंटरव्यू में भी करता है यार, ये करता है। थॉट्स ऑफ क्लैरिटी जो हाँ होता है वो हाँ सर, आता वो है। पूछा मेरे से ही पूछा था सर। हाँ होता है, ठीक कह रहे ठीक है, तो चलो, सो लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड। हो। यस इंटरव्यू स्टेज, आई विल से एक्साइटिंग स्टेज होती है ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस हम्म कि मेरे को जो इशू लगता है मार्केट में, कोई भी कुछ भी फीडबैक दे देता है और हम्म बच्चा उसे बहुत सीरियसली ले लेता है, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एंड आई फील दैट यार, सारे पॉजिटिव भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें भगवान बना सकते हो कोई। जितना हम्म नेगेटिव बोल दिया उस नेगेटिव से तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा भी, आई हम्म। फील सो। ठीक है, तो हाउ यू फिल्टर दिस फीडबैक वाला इशू इन द इंटरव्यू साइड, और प्रिपेयर कैसे किया, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस ठीक है सर। हाँ तो सर एक तो आप ठीक कह रहे हो कि फीडबैक से बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो सर उसी के लिए मैंने जैसे बताया ना कि शीट बना रखी थी, मैं उनके ऊपर एनालाइज, उनके ऊपर पूरा रिलाई नहीं करता था जो उनका फीडबैक है। रेदर मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो गई थी ना, मतलब जैसे मैंने अपना बेसिक, मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने कैसे प्रिपेयर करा। तो जब उतने लेवल का हो जाता था ना, एक कुछ पोर्शन हो गया, तो मैं जाके एक मॉक दे आता था, जस्ट फॉर द, मतलब मॉक में ना आप फीडबैक लेने मत जाओ, मतलब वहां पे आप ये देखने जाओ कि आप मैनरिज्म कैसा है आपका, वहाँ पे एटिकेट्स क्या है, आप केयरफुली क्वेश्चन को लिसनिंग आप कर रहे हो, ढंग से क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो जो उनके पार्ट्स पूछे हैं। तो सर वो आपको पता होना चाहिए आप क्या लेने जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है? सिर्फ आप फीडबैक लेने नहीं जा रहे हो, उन्हें जो देना है देने दो, क्योंकि उस टाइम आपकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक सी होती है। जैसा भी है कि मेरे को याद है मतलब एक बीच में शुरू में इनिशियली दिया था, उसमें इतना मेरे को झाड़ पड़ी थी, मतलब आईएएस मैम, मतलब मैंने पीछे ना लिखा भी हुआ था कि ये बनना है मुझे, तो कह रही कैसे बनोगे, तुमने ये वाला आंसर तो दिया नहीं था, थोड़ा मतलब उन्होंने डांट दिया था। तो मैंने मतलब थोड़ा डिमोटिवेट तो आप डेफिनेटली होते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आप बोल कुछ कर रहे हो, बट सर ठीक है, आप उसको एज अ पॉजिटिव वे में ही लो कि मुझे इम्प्रूव करना है, इनको दिखाना है। एक तरह से ये भी आप मोटिवेशन ले सकते हो कि मैं बन सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अपना कुछ भी देते रहो रहो। उस दिन मेरा दिन होगा, उस दिन मेरा सब प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो आई विल डेफिनेटली डू वेल, है ना? तो सर आपका ये रहना चाहिए। बट सर उसी को ही ना मैं वीडियो को भी एनालाइज करता था, ठीक है सर? मैं अपने लिखता था कि बट आई एम डूइंग राइट, बट आई एम डूइंग रॉन्ग, मतलब कि कोशिश मेरी रहती थी, जैसे मैं एंट्री ठीक कर रहा हूँ, मैं मतलब उनके सामने जो वो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इधर उधर तो नहीं देख रहा और ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, मतलब क्वेश्चन को थिंकिंग में या कुछ में, और इमीडिएटली तो नहीं बोलना शुरू कर रहा या उनको कट तो नहीं कर रहा। तो मेरे सर ये मैंने ना अपनी भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मॉक का नाम लिखता था, फॉर एग्जांपल बाजीराम या फिर बाजीराव, उनमें मैं लिखता था कि मैंने अपना क्या ठीक करा, बट आई डिड राइट। जैसे आपने बोला था स्वॉट एनालिसिस करना होता है ना, तो सर भाई मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का ही करा था, अपॉर्चुनिटी थ्रेट मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। तो मैंने वही अपना वो लिख लेता था कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके सर ये भी नहीं आपको रहना चाहिए कि मैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप कुछ, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा कुछ रहता है, तो वहां पे आप ये कोशिश करो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, बस सर। और वो सर एक मैंने और चीज करी थी, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया था, जिसमें मैंने अपने सारे जो मेरे भाई बहन सबको मैंने ऐड कर दिया था, वहां पे मैं वीडियो डाल देता था, तो कुछ चीजें वो भी बता देते थे कि तू ठीक से नहीं चल रहा, बेंड करके चल रहा है, या फिर डोर जाते हुए तू थोड़ा मतलब ऐसे पीछे झुक के मत जा, या उन्हें थैंक यू अगर बोल रहा है या कुछ बोल रहा है तो कॉन्फिडेंटली। तो ये सब जो बेसिक चीजें कोई बंदा बता सकता है लेमैन, तो आई थिंक वो भी हेल्प करता था सर। नाइस। और हाँ सर, ओके। प्रिपरेशन का भी एक सेकंड क्वेश्चन आपने प्रिपरेशन, हाँ, तो एग्री। सर हाँ इस बार सर मैंने अपना 4 पिलर्स में डिवाइड करा था प्रिपरेशन को। सर पहले तो सबसे पहले आपका डैफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक वो हर कोई
जानता है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जितने कीवर्ड्स हैं उसके सर मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, मतलब कि अपना खुद का एक क्वेश्चन बैंक, जैसे फ्रॉम एड सारथी ने दिया था या फिर जो और इंस्टीट्यूशंस देते हैं, तो उनके ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा डीएवी स्कूल था, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो उस पे दयानंद के बारे में वो पूछ सकते हैं, या फिर डीएवी की हिस्ट्री, या फिर मतलब उसने मेरे को कैसे शेप करा, तो कुछ इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन का एक बैंक प्रिपेयर कर लिया था, जिससे मेरे अराउंड 2 रजिस्टर हो गए थे कि हर कीवर्ड के बेसिस मेरा जॉब एक्सपीरियंस और उस पे। सर ये तो एक डैफ हो गया। सर दूसरा मेरा क्या था कि स्टैटिक पे भी ना आजकल पूछ रहे थे, मतलब मैंने देखा था क्वेश्चन कुछ सब्जेक्ट्स पे उनका फोकस था, जैसे कि हम्म। इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, तो कोशिश था कि एक बार उनको भी थोड़ा सा ब्रश अप करके जाऊं। तो सर सेकंड पिलर वो, और सर थर्ड करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर से काम नहीं चलता, जैसे हमारी भी डिस्कशन हुई थी उस टाइम, आपने कहा था कि एक इकोनॉमी का भी पेपर पढ़ना पड़ेगा। और सर शुरू में मैं पूरा पूरा पेपर पढ़ता था, बट वैसे नहीं होता, उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट पेज और एडिटोरियल या कुछ एक, अगर ऐसी न्यूज़ है जो गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई, जैसे ईवी की पॉलिसी या कोई और सेमीकंडक्टर की हम्म। पॉलिसी, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो सब ग्रेजुअली मुझे समझ आया। और सर तीसरा, सिटी को भी ना आपको थोड़ा सा बेटर वे में पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में रेफर करता था, जस्ट फॉर द सिटी पोर्शन। तो सर ऐसे 3 पेपर मेरे, मतलब मैं आई वॉज रीडिंग दैट, और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, मजा आ रहा था। एंड सर फोर्थ पिलर में आपने पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा ना, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सर डेली मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने पापा को या भाई को अपना जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करा ना, उसको मैं उन्हें कहता था मेरे से 30-40 मिनट जो आपको पूछना ना पूछो, जितना आता होगा मैं बताऊंगा, ताकि सर एक आदत बन जाए और कंफर्ट रहे बैठने का। चाहे आपको आदत बन आता हो जाए। या नहीं आता हो, तो आप जल्दी नहीं होनी चाहिए आपका ना, जब मेन वहां पे इंटरव्यू है तब आपको कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तब आपको ये लगना चाहिए मेरे को 1 घंटे बिठाना, 1 घंटा, 2 घंटा बिठाना, 2 घंटा बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और बीच में मैं सर मॉक्स भी दे आता था थोड़ा सा, और वन ऑन वन सेशन भी होते थे सर। तो ये था मेरा पूरा प्लान। ओके। तो अनुराग एक चीज बोलूंगा, लाइक इन योर जर्नी, जैसे इस एग्जाम के लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है कि आप ये एग्जाम अकेले नहीं देते, आपके साथ पूरी फैमिली देती है। यस तो सर। somehow it was true for you in every stage, चाहे प्रीलिम्स रहा, चाहे मेंस रहा, चाहे इंटरव्यू रहा, यस whole सर। family like supported like anything and actively participate. It's not like just emotional or financial support, it's यस plus सर। psychological and academic support as well. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर। तो मतलब आई एम वेरी लकी कि मेरे इतना इतने अच्छे मतलब फैमिली और मेरे फ्रेंड्स भी सर, इवन मेंटर्स भी, मतलब आप जैसे मेंटर और पुनीत सर जैसे, जो हमेशा आई थिंक वेल विशर रहे हैं मेरे, तो आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसे लोग मिले। और सर उन्हीं को ही मैं आई थिंक पूरा क्रेडिट देता हूँ कि, क्योंकि सर क्या होता है, आप कभी कभी अगर डीमोटिवेट हो जाते हो, कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, बट आपको जो मेंटर और जो पेरेंट्स या जो फैमिली या फ्रेंड्स का रोल होता है वो यहीं पे ही होता है कि आपको पुश करें और आपको सपोर्ट करें जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सर थैंक्स अ लॉट। Fair enough. तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं कुछ माइंडसेट के ऊपर डिस्कशन, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि यार 6 अटेम्प्ट हुए, इसलिए बेसिकली पूछ भी रहा हूँ आपसे। 6 अटेम्प्ट मतलब हर सीजन देख लिया है, पतझड़ भी देखा है, फूल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है? जी सर। जी सिंपल सर। सा लॉजिक है। तो ये जो मेंटल हेल्थ के लिए हाउ डिड यू वर्क आउट, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रेशर भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आई होगी, डिप्रेशन भी समहाउ किकिंग किया होगा, यू मस्ट हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल, यस सर। ठीक है? तो इसको अप्स एंड डाउन्स को कैसे बैलेंस किया, बीट पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक, माइंडसेट क्या था उस टाइम पे एंड हाउ यू डेवलप? यस सर। तो सर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि डिसिप्लिन और रूटीन के बनाना, मतलब यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। आप, मतलब मैं शुरू में बहुत ऐसा था कि लेजी, तो ठीक है वो तो एक अलग बात है, मतलब बट आप, मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो सर वहाँ पे ना आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, प्रेशर ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब का प्रेशर होता है, आपके सीनियर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, छुट्टी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, तो सर लिमिटेड टाइम में आपको सब कुछ करना है। तो सर वहां पे ये सारी मतलब टेंशन्स जो थी ना, उनको मैं कोशिश करता था कि मैं एक अपना रूटीन बना के चलूं सर, पहला। दूसरा सर, मेंटल हेल्थ के लिए ना मेडिटेशन ने सर मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा है। मैंने सर विपासना मेडिटेशन, और उससे पहले ब्रह्म कुमारी की 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन है यूट्यूब पे, जो मैं सुनता होता था जब तक मैंने विपासना नहीं करी थी। तो सर उससे क्या होता है कि आप ना मतलब हर चीज को दिल पे नहीं लेते, मतलब
आप सोचते हो कि ठीक है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, दिस टू शैल पास, कि मतलब अच्छा टाइम है वो भी पास हो जाएगा, बुरा टाइम है तो वो भी चला जाएगा। तो सर एक ये जब आपके पास माइंडसेट एक थोड़ा सा आप डेवलप कर लेते हो ना, तो सर आई थिंक प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करता है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते जब आपके अच्छे नंबर आते हैं या बहुत कुछ आप अचीव कर लेते हो, या गंदे आते हैं तो ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं यार ये कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब अच्छे आते हैं तब तो मैं नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। तो सर ये एक थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करा। और सर तीसरा, मेरी मम्मी भी ना मुझे थोड़े से, वो सत्संग सुनती हैं या सत्संग में जाती हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत सर मतलब मेरा बात कर लेता था मैं उनसे, तो मेरे को काफी हेल्प मिलती थी। वो कुछ थोड़े बहुत एनेक्डोट्स बता देती थी, या मतलब वही कहती थी जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो सर जब भी आप थोड़ा लो फील करो ना, तो सर ये, और सर ये तो इंटरनल मोटिवेशन का हो गया। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपका अच्छे स्ट्रेस हार्मोन मतलब वो साइड हो जाते हैं और हेल्दी हार्मोन रिलीज होते हैं। एंड सर एक्सटर्नल के लिए ना सर कभी कभी मोटिवेशनल मूवीज देख लेता था। जैसे कि मुझे एक रॉकी ठीक लगती है, या एक लक्ष्य ठीक लगती है, और उसके अलावा एक सर पेपर चेज भी अच्छी मूवी है, और विप्लैश। ये कुछ मूवीज जैसे मुझे लगता था कि आई वॉज फीलिंग लो, तो मैं उनको देख लेता था, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाती थी। या कुछ कभी गाने भी कुछ जैसे जोश वाले हैं, दंगल का गाना एक मुझे बहुत जोशीला लगता था, है ना, वो दंगल दंगल, और लक्ष्य का, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। लक्ष्य। तो सर वो वाले गाने पूरे जोश भर देते हैं आप में। कुछ गाने हैं ना, मतलब मैं उस समय सुन लेता था। और एक हॉल ऑफ फेम गाना बहुत अच्छा है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये तो सर एक्सटर्नल मोटिवेशन। और कुछ सर मैंने जैसे वो भी लगा रखे थे ना अपने रूम में, डू इट नाउ समटाइम लेटर बिकम्स नेवर, या फिर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपके पास, ऐसे भी लिखता था। या कुछ थोड़ी बहुत आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो। तो सर इस तरह से मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा पूरी जर्नी के दौरान। एंड सर थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेता था कभी कभी, जब मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या मतलब ऑफिस में किसी ने बोल दिया या कुछ कह दिया किसी ने, तो मैं उसको आई यूज टू राइट इट डाउन। और जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करता था, मैं उन पे वापस जाके देखता था कि आप क्यों ये जर्नी आपने स्टार्ट करी अपनी, मतलब वाई आपका अगर क्लियर है ना कि वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो सर कहीं ना कभी कर ही लोगे, और कुछ अच्छा ही करोगे सर लाइफ में, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, है ना। तो सर ये था। बाकी सर भगवान को तो हमेशा साथ रखा ही, तो सर उन्होंने ही करवाया है जो। चलो। सो रोल ऑफ राइट पीपल में ऑलमोस्ट आपने सबका नाम ले दिया, जजेस ने आपको हेल्प की जैसे कि। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे, राइट पीपल में एक कोई नॉन यूपीएससी पर्सन whom यू थिंक, बी इट कॉलेज फ्रेंड, बी इट एनीवन एल्स, जिसको आपको लगता है कि वो एक जैसे, मतलब ना, मेरी लाइफ में भी एक बंदा था, मेरा दोस्त था प्रशांत। उसको आज भी कॉल मैं करता हूँ, यूपीएससी के अलावा सारी बातें होती है उससे। उसका अच्छा। मेरा अनरिटन बॉन्ड है। तो ऐसा कुछ था क्या कि मतलब नॉन यूपीएससी बंदा जिसने मतलब मेंटली आप लोग को वो काम रखा, नर्वस काम रखा? हाँ सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वही जो ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको पहले ही बता रहा था, तो मेरे कॉलेज से मैं जानता हूँ उसको। उसको मैंने यूपीएससी का भी नहीं बताया था, होने के बाद ही मैंने उसको बोला है। तो वो भी हैरान है। वो भी शेयर कर रहा है, कह रहा है आईपीएस में तू सही लगेगा, मतलब वर्दी में तू चिंता ना कर। तो वो मतलब उस समय सर उससे बात करके काफी सही रहता था, ऑल्दो मेरा फोन या ऑफ रहता था, बट फिर भी वो कोशिश करता था कि इस पे मतलब जूम पे कॉल कर ले, या फिर गूगल का लिंक भेज देता था। तो सर आई थिंक अब मैंने मतलब मुझे वही लग रहा है कि इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। बट सर क्या कर रहे हैं उस टाइम इतना, तो ही इज अंडरस्टैंडिंग, और वो समझ रहा है कि नहीं भाई ठीक है तू मेहनत कर रहा था। एंड सर ऐसे ही मेरे कॉलेज के एक ग्रुप है मेरा, तो वो भी मेरे घर आ गए थे एक बार ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मेरा फोन वोन सब ऑफ था। तो वो कह रहे थे भाई भाई कहाँ है तू, कौन सी जगह पे है? हमें टेंशन हो रही थी। तो सब लोग घर आ गए, तो मतलब सही था सर, मतलब उन लोगों ने उन वही लगता है कि अभी भी उनको इग्नोर नहीं कर रहा, और उनसे जितना मिल सकूं मिल लूं ट्रेनिंग से पहले। तो सर उन्हीं की वजह से ही आप, आपकी लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रहता है और मजा भी रहता है, यूपीएससी से कुछ हटके भी हो जाता है। तो सर उनका, दोस्तों का रोल तो रहता ही है। फेयर एनफ। तो अनुराग, ऑलमोस्ट आई विल से लेट्स वाइंड अप दिस इंटरव्यू और से टॉक ऑफ योर्स। एक जो जर्नी थी इतनी लंबी, ठीक है, ऑन पर्सनल लेवल, व्हाट यू हैव लर्न, मतलब यूपीएससी नहीं, सम एटलीस्ट वन टू लर्निंग दैट यू लर्न ऑन द पर्सनल लेवल, कि हुआ तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, ये हम्म। जर्नी ने क्या सिखा दिया? सर एक तो ये कि आप कभी भी ना किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फन्ने खा हैं या फिर कोई वैसे हैं, तो सर आप
से कोई ना कोई इंटेलिजेंट बंदा या कोई बेटर बंदा डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो कभी भी, एक तो सर ह्यूमिलिटी सिखाया है सर इसने मुझे, कि आपको हम्बल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जितना किसी से सीख सकते हो, जितना कुछ आप जान सकते हो, उसकी कोई कमी नहीं है सर। मतलब देर इज़ नो लिमिट टू दैट, यू कैन, स्काई इज़ द लिमिट सर, मतलब वही बात है ना। एंड सर दूसरा वही कि इमोशनली अपने आप को किस तरह से स्टेबल रखना है, इस जर्नी ने सिखाया है कि मतलब अगर कुछ अचीव कर लेते हो तो भी आप कैसे शांत रहो, और कुछ नहीं करते हो तो भी मतलब आप कैसे रहो। तो सर यहाँ से, और एम्पैथी तो सर आए है, क्योंकि आप जब इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हो, जब आप इतना पूरे एनालाइज कर रहे हो सारे इश्यूज को और सब देख रहे हो, तो सर सोसाइटी में भी आप जब चीज़ों को देख पाते, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो सर मतलब मैं उनको अब उस बेंच से सोच पाता हूँ चीज़ों को। तो सर एक अवेयर सिटीजन बनाया है मुझे। तो सर आई थिंक ये, और सर फ्रेंड्स, और आई थिंक अच्छे लोगों की वैल्यू, मतलब उनका आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उनको नहीं खोना चाहिए, और उनसे अगर आप बाई चांस गंदे से या बुरे से बोल दो तो माफी मांग लेनी चाहिए। आई थिंक ये भी सिखाया है। fair enough. Okay, so Anurag, last question to you from my side. What do you want to convey to the people who are still in the process or entering into the process? कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड, कि मतलब यार जॉब छोड़ के प्रिपरेशन है, तो मतलब मैं बेसिकली स्टेजेस दे देता हूँ उसमें। कुछ लोग हैं जो प्रिपरेशन में आ जाते हैं डायरेक्ट, तो उनको क्या कहोगे? वो जो डिसीजन था जॉब छोड़ के आने वाला, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में सरकारी नौकरी का क्रेज है भाई, और उसको छोड़ना ना, इट इज लाइक आधे लोग तुम्हें पागल घोषित करते हैं। हाँ सर, सही बात। भाई तुमने सरकारी नौकरी छोड़ी है, नहीं हाँ। हुआ और क्या करेगा? हम्म। मतलब यू वर जॉबलेस एज वेल इन बिटवीन, मतलब जॉब छोड़ देगी और अभी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं दोबारा मिल गया तो इट्स फाइन। तो वो हाँ। जो फेज था, वो मेंटल स्ट्रेंथ क्या क्या मतलब, बेसिकली व्हाट यू वांट टू शेयर टू द पीपल दोज हु आर वाचिंग? ओके सर। तो सर जो अभी इनिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, उन्हें तो यही कहूँगा कि सर स्ट्रैटेजी और प्लान एक डेफिनेटली आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे अगर आप डायरेक्शन लेस घुस रहे हैं, या कुछ सीधा ही ऐसे घुस रहे हैं कि बिना किसी कुछ सोचे या बिना किसी मेंटर के, तो वहाँ ठीक नहीं है। किसी मेंटर को अपने साथ रखें आप। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं बच्चों को, एक पुनीत सर हैं। और भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जो ऐसे मेंटर हैं जिनका एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस है यूपीएससी के साथ, जिन्होंने मेंस दे रखा है या इंटरव्यू भी दे रखा है, तो वो आपको अगर गाइड करें तो बहुत हेल्पफुल रहता है सर। उनको ये कहूंगा। और सर दूसरा, रिसोर्सेज के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब मत भागना। यहाँ पे ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। मतलब जो मुझे लगता है सबको पता ही होगा, कि हमें लगता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें कहीं से कुछ। तो सर ये है। एंड सर तीसरा, आपको अपना वाय पता होना चाहिए। आप पेरेंट्स के कहने पे अगर शुरू कर रहे हैं, या किसी के दोस्त के कहने पे या कुछ, तो सर वो आपको बहुत लंबा टाइम तक मोटिवेट नहीं रख पाएगा। एक इंटरनल मोटिवेशन, आपको एक अपना रीजन, कि किसी को भी दिखाना है, आपका ब्रेकअप हुआ है वो उसको प्रूव करना है, या फिर कुछ भी है, उसको आप अपने सामने रखें। मतलब जहाँ जब भी सुबह उठते हैं, उसको देखो कि ये मेरे को मोटिवेट करता है। तो 10 क्या 12 घंटे 14 घंटे भी पढ़ जाओगे सर, मतलब फिर ये ठीक है। और अपने आप को सर विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अपने आप को सी योर सेल्फ एज आईएएस ऑफिसर, सी योर सेल्फ एज आईपीएस ऑफिसर, है ना। तो जब आप उस वर्दी में अपने आप को सोचोगे, मतलब सोने से पहले या कुछ, तो सर ये आपको मोटिवेट करेगा, है ना। मुझे लगता है इंटरनल मोटिवेशन और डिसिप्लिन तो सर है ही, कि कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन्ड रहो। अगर आप कर रहे हो मेहनत, आपका अपना सपना है, अपना ड्रीम है, एक बार क्लियर हो गया तो मतलब अच्छा, आपकी लाइफ भी बन जाएगी और बढ़िया रहेगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को सर्व करने का, है ना। तो सर ये तो उनके लिए है। और सर आप ठीक कह रहे हैं, जब मैंने जॉब छोड़ा था तो सर वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट डिसीजन था। उसमें भी मैं फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का मतलब आई थिंक सपोर्ट था ही। तो मुझे उन्होंने बोला था कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनती हो, मेहनत अगर करता है कोई बंदा तो पहली बात तो अचीव हो ही जाता है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो यू विल डू समथिंग और अनदर इन योर लाइफ। जरूरी नहीं है अगर आप गवर्नमेंट के साथ नहीं भी एसोसिएटेड होते तो भी कुछ अच्छा ही करोगे, है ना। तो सर मतलब मुझे लगता है कि अच्छा है मैंने प्लान भी उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि आपके पास अगर प्लान भी होता तो आपका दिमाग मुश्किल अगर आती है ना, तो वो उस तरफ फॉल बैक करने की कोशिश करता है ना। तो वही मुझे लगा कि एक आपने शायद डार्क नाइट अगर मूवी देखी होगी, तो उसमें एक सीन है जिसमें वो गुफा में होता है ना, और उसको कूदना होता है ऊपर बाहर निकलने के लिए। पहले तो वो रोप लगा के कोशिश कर रहा होता है कि रोप से मैं कूदूं, ठीक है। तो मैं बार बार वो सीन मैं देखता था, मुझे लगता था जॉब मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो मेरी जॉब जो थी ना रोप थी, वो मेरे को रोक भी रही थी ऐसे, है ना। तो जब बिना रोप के वो कूदता है ना, तो फिर उसको पता है कि आर या पार, मतलब होगा तो होगा वरना गया, मतलब मैं जान से, है ना। तो सर वो था मतलब दिमाग में कि मेहनत ही करनी है पूरी अच्छे से। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंट्रोल द कंट्रोलेबल बोलते हैं ना, कि आप जितना कंट्रोल कर सकते हो, आप जितनी अपनी तरफ से दे सकते हो, गिव योर बेस्ट।
ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपनी मेहनत नहीं करी, और मैंने जब टाइम था तब मैंने अपने आप को पुश नहीं करा, है ना। तो आई थिंक ये मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और अभी पूरी जान लगा दो फिर देखा जाएगा। ये था। फेयर इनफ। सो अनुराग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओपन ऑनेस्ट, एंड आई होप कि मैंने भी कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई अपनी साइड से। हाँ जी ठीक सर। है। Thank you very much for giving वेलकम। your time, and all the best again. And I will just say in the last, जो भी last तक वीडियो देखेंगे, obviously मैं इसका शॉर्ट भी डाल दूंगा कि apart from all this, he has lost certain amount of weight. ठीक है, यस तो सर। फिटनेस पे काफी ध्यान दिया लास्ट में अभी इसने। तो हम्म। जब सेशन स्टार्ट हुआ था, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, तब बात कर रहे थे, तो फर्स्ट वी वर इंटरेक्टिंग, आई वाज लाइक यार बहुत ज्यादा फिट लग रहा है। तो सेम थिंग। तो जस्ट कंटिन्यू द सेम एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स एज वेल, ओके क्योंकि सर। इतनी जैसे ये लंबी जर्नी है कि इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव अचीव समथिंग, यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रही है, करेंगे आप। यस एंड सर। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक अगेन होप टू सी यू सून एज श्योर वेल। सर, श्योर सर, बिल्कुल मिलते हैं सर। आप भी टेक टेक केयर सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके। Sriram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.